निशान डिजिटल कोटा प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज से हम सीबीएसई के लिए नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ पे हम जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है इसके हम जो पीवाईक्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी और अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे निशान जो डिजिटल क्लास है उसको ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको और भी अच्छा कंटेंट और लार्ज स्केल पर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी जो आपको अदर कंटेंट चाहिए बहुत ही लार्ज स्केल पर, उसके लिए आप हमारी निशान डिजिटल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एंड्रॉइड पे भी ये अवेलेबल है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बेटा वो ये रहा। कंसीडर टू आइडेंटिकल डायपोल्स D1 and D2 charges -q and +q of dipole D1 are located 0,0 and A,0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेटा क्या गिवन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पर गिवन है डायपोल D1 और D2। ओके, D1 और D2 और आपको डायपोल क्या बोल रखा है, फर्स्ट जो है उसका यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 A,0 और सेकंड जो डायपोल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आपके 0,a और 0,2 है इन XY प्लेन रेस्पेक्टिवली। द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज। ठीक, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर डायपोल जो है वो आपको यहाँ पे बनाना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहाँ x और y एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पे आप ये देखिए ये x एक्सिस है, ये आपके y एक्सिस है। ओके, ठीक है सर, यहाँ पे आपके ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने होते हैं 0,0। तो फर्स्ट डायपोल, ध्यान रखना डायपोल क्या होता है बेटा, डायपोल जो होता है आपका वो डायपोल होता है, आपके पास क्या होते हैं दो चार्जेस होते हैं। ठीक है, डायपोल क्या होता है, आपके पास दो चार्जेस होते हैं, दोनों का पोलरिटी अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम 2l लेते हैं तो इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। ठीक, तो यहां पर हम क्या करना है बेटा, अभी हमको यहां दे रखा है डायपोल D1। ओके, यहां पर आपको डायपोल दे रखा है D1। अब D1 का आपको कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 और A,0। क्लियर, तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो पहली जो पोजीशन है वो ये आ रही है आपकी, तो यहां पर आपका है -q 0,0 पर और A,0। तो मान लीजिए ये A है आपका, तो A,0। तो सेकंड जो है आपका वो कहां पर है बेटा, +q कहां पर है आपके A,0 पर। ठीक है, दोबारा फिर समझ लीजिए, आपके पास डायपोल है D1, इसका जो डायपोल के लिए आपको दो चार्जेस की क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पहला जो आपके चार्जेस है -q, उसकी जो लोकेशन है वो है 0,0 और आपका जो दूसरा चार्जेस है +q, इसकी जो लोकेशन है या इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका A,0, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ये अरेंजमेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, और अगर हम यहाँ पर बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, इसको हम P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q2L। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है बेटा वो डायरेक्शन होता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगर मैं डायपोल की बात करूं तो यहाँ पर आपका डायपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपका डायपोल मोमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, तो इसको P1 हमने यहाँ पर नाम दे दिया। ओके, सेकंड जो आपका डायपोल है D2, सेकंड आपका डायपोल जो है D2, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं बेटा 0,a और 0,2a। अब आपको पता है ये कहां पर होगा आपका, जैसे मान लीजिए A है और ये आपका 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, ये हो गया आपके 0,a
और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 0,2a। तो आपका माइनस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका कौन है बेटा माइनस क्यू, और यहाँ पर कौन है आपका प्लस क्यू। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा तो आपको दो डायपोल दिखाई देंगे। पहला डायपोल जो है उसका डायरेक्शन होगा ऐसा, ठीक है, और दूसरा जो डायपोल होगा उसका डायरेक्शन होगा आपका ऐसा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हो बेटा कि हमारे पास दो अरेंजमेंट हो गए। सर कौन कौन से अरेंजमेंट? अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आपका D2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है, D2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये माइनस क्यू है और यहाँ पे ये प्लस क्यू है। इसके कोऑर्डिनेट से 0,2a, इसके कोऑर्डिनेट से 0,a। ओके, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा तो क्या आंसर आएगा? तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहां से डायपोल मोमेंट निकालते हो, ठीक, आपको यहां पर क्या निकालना है बेटा? डायपोल मोमेंट। कौन सा डायपोल मोमेंट? नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा आपका? तो डायपोल मोमेंट फॉर D1 कितना होगा बेटा? तो यहां से आप निकालोगे P1 इज इक्वल टू आपका Q, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका हो जाएगा A, QA, और डायरेक्शन क्या है बेटा? I कैप। सर क्यों I कैप? क्योंकि आप x एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो इसको I कैप से डिनोट करोगे। ऐसे आप डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए। यहां पे आप डायपोल मोमेंट निकाल रहे हो सर किसके लिए? डायपोल मोमेंट फॉर D2। तो सर ये कितना होगा? तो बेटा यहां से आपका P2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q, और आपका यहां से, अब देखो बेटा यहां से यहां पे आपको कितना चलना है? यहां से यहां पे आपको A ही चलना है। तो यहां भी क्या हो जाएगा बेटा? QA, बट यहां पे डायरेक्शन क्या जाएगा? J कैप, ठीक है। सर I कैप और J कैप आपने क्यों लिया? क्योंकि X डायरेक्शन के लिए हम I कैप शो करते हैं यूनिट वेक्टर, Y डायरेक्शन के लिए हम J कैप यूज करते हैं, और Z डायरेक्शन के लिए हम K कैप यूज करते हैं, ठीक है। I कैप, J कैप और K कैप जो होता है वो X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के लिए आपका यूनिट वेक्टर होता है जो कि आपका डायरेक्शन को शो करता है। ओके, चलिए, तो बेटा बस यहाँ पे अगर आपको नेट डायपोल निकालना है तो आपका नेट डायपोल क्या हो जाएगा बेटा? तो आपका नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो यहां से अगर आप लिखोगे बेटा तो QA I कैप प्लस QA J कैप, तो आप QA कॉमन ले लीजिए, तो QA I प्लस J ये आपका फाइनल आंसर है। तो QA I प्लस J ये आपका A है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा A। क्लियर? ओके, इसने यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है बेटा वो आपका वेक्टर फॉर्म में है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो फिर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अंडर रूट लेके। ओके, ये दोनों जो है वो I कैप और J कैप में है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते बेटा, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करो? अगर हमको यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे बेटा? आपको यहाँ पर अंडर रूट QA होल स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पर भी QA होल स्क्वायर कर देना है। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा QA अंडर रूट 2। ये आपका फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, an electric dipole of dipole moment P is kept in a uniform electric field E. The amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium to that of unstable equilibrium will be. Again आपको डायपोल मोमेंट दे रखा है और आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे देखिए, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको डायपोल मोमेंट P गिवन है, और दूसरा आपका पोजीशन स्टार्टिंग में क्या था? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका थीटा कितना होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका थीटा होता है 0 डिग्री, ओके, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपका थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री। क्लियर? अब ये 0 डिग्री 180 डिग्री क्या होता है मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये आपका डायपोल, ये आपका डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। क्लियर? तो यहां से आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है? आपके नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आपके इधर की तरफ है।
तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो होता है आपका थीटा। ठीक है बेटा, ये एंगल कितना होता है थीटा। तो P और E के बीच का जो एंगल है वो आपको यहाँ पर थीटा है। ओके, जब ये थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और थीटा इज इक्वल टू जब आपका 180 होता है तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या बोला है बेटा, आपको यहाँ पे बोला है वर्क डन। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर डाइपोल हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका PE आपका cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ओके सर, तो PE अब आपका इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब पहले आप थीटा आपका कितना था 0 डिग्री, बाद में कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ओके बेटा, तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो PE इज इक्वल टू cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस का माइनस, और cos 180 कितना होता है -1। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा PE 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। तो फाइनल जो आपका आंसर है वो है 2PE। ठीक है, ये आपका आंसर है 2PE। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है 2PE। क्लियर? नेक्स्ट, an electric dipole of dipole moment 2 × 10⁻⁸ coulomb meter in a uniform electric field experiences a maximum torque of 6 × 10⁻⁻1 Newton meter. The magnitude of electric field is। ओके, आपको बेटा क्या निकालना है यहाँ पर, क्या क्या गिवन है। तो जो गिवन है वो आपको दिमाग में उसका पिक्चर बना लीजिए आप। यहाँ पर आपको डायपोल मोमेंट गिवन है, इसके बाद आपको यहाँ पर टॉर्क गिवन है। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू हो गया, ये आपका P का वैल्यू हो गया बेटा, और ये आपका टाउ का वैल्यू हो गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बहुत पता है आपका टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है टाउ इज इक्वल टू PE। ओके, तो यहां से जब आप E का वैल्यू निकालोगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ बाई P। टाउ यहाँ पे टॉर्क है, P यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और E जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बेटा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करो, सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना है, टाउ का वैल्यू आपका कितना है 6 × 10⁻⁻1, और इसका कितना है 2 × 10⁻⁸। तो यहाँ से जब आपको करोगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × देखिए इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 10⁻7 वोल्ट मीटर इनवर्स आपका आंसर है, या वोल्ट पर मीटर आपका आंसर है। ठीक है, आपका यहाँ पे ये आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, an isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 meter away from it. Okay, the distance of the point at which the field is E/4 will be। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसने बोला है कि आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, E है। और E कब है 3 मीटर पर आपका जब कोई भी चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है, तो अगर आप समझोगे इसको कि मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, मेरे पास क्या है बेटा, एक चार्ज है। मान लीजिए ये चार्ज है मेरे पास। ओके, ये चार्ज है मेरे पास Q। अब इस चार्ज से मैंने 3 मीटर डिस्टेंस पर मैंने क्या निकाला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, मान लीजिए पॉइंट P है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे बेटा, E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, मान लीजिए ये आपका मेन क्या है, चार्ज है, जिसके वजह से P पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो आप Q लेते हो ना बेटा, वो Q लेते हो आप जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे Q जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, P पर जो आप रखोगे उसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसको जनरली हम Q0 से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा KQ/R²।
तो बेटा अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो k को तो एज इट इज रखो, q का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, नहीं, तो q भी एज इट इज लिखो, बस आपको यहाँ पे r का मतलब होता है आपका डिस्टेंस, ये आपका चार्ज है 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपको यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका r का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो आपका वैल्यू हो गया KQ/9। ओके ठीक है सर। अब आपको क्या बोला बेटा यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड इज E/4 विल बी। अब मुझे बोला कि आपके पास कंडीशन यही है, आपके पास चार्ज है, मान लीजिए आपके पास चार्ज है, ठीक है, ओके ये चार्ज है। अब मैं कितना डिस्टेंस लूं, यहां पर मैं कितना डिस्टेंस लूं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, तो P पे मान लीजिए, यहाँ पे आप P मत लीजिए, आप P की जगह दूसरा पॉइंट ले लीजिए आप, यहां पे मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया आपका यहाँ पे R, ठीक है, R मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब मुझे ये बताना है बेटा कि इस R पॉइंट पर, इस R पॉइंट पर कितना डिस्टेंस होगा, ये R पॉइंट कितना डिस्टेंस पर होगा जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो 1/4। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, आपके पास यहाँ 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब मुझसे क्वेश्चन बोला है कि इस चार्ज के कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का E/4। तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, तो बेटा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो सर कितना होगा, तो अब आपको लिखना है बेटा E डैश इज इक्वल टू E/4 इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा KQ/R स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे R की जगह कितना हो गया x, तो बेटा आप यहाँ पे क्या कर दो x स्क्वायर कर दो, ठीक है। आगे समझ लो, मैंने क्या करा, E की जगह E डैश लिखा, E डैश कितना है आपका E/4, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इक्वल टू आपने क्या लिखा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R स्क्वायर, तो K तो एज इट इज कांस्टेंट रहता ही है आपका, Q यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया बेटा, और आपका डिस्टेंस कितना गिवन है x, तो मैंने x लिख दिया। अब आप क्या करो बेटा, ये आप इस इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ये आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, और आप इन दोनों का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं उसको क्लियर, E इज इक्वल टू आपका है KQ/9 और डिवाइड में है आपका E/4 इक्वल टू KQ/x स्क्वायर, ये आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो 4E/E इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका, तो x स्क्वायर बाई आपका 9, यहाँ से E भी कैंसिल आउट कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 36 आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस, हालांकि आपका प्लस माइनस में आएगा पर डिस्टेंस आपका माइनस में होता नहीं है, तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो बेटा अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 करना है तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 मीटर आएगा यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 1.6 into 10⁻⁻16 न्यूटन IK इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। अब आपको क्या क्या दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये आपको फोर्स दे रखा है, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E दे रखा है, ठीक है। और आपको निकालना भी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E निकालना है यहाँ पे। अब आप जानते हैं बेटा कि अगर मैं किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो वो क्या करता है, एक फोर्स क्या करता है, फील करता है, जिसका, ठीक है। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखता हूं, जैसे मान लीजिए Q, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस पे क्या है, ये क्या करता है, फोर्स फील करता है, क्या करता है, ये एक फोर्स फील करता है, ओके। तो कितना होगा ये, तो सर इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है आपका F/Q0, ओके।
F अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। अब क्यू क्या है यहाँ पे बेटा, तो आपका इलेक्ट्रॉन है भाई, चार्ज है ना बेटा यहाँ पे, क्यू नॉट मतलब चार्ज, तो चार्ज की जगह आपने क्या ले लिया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ले लिया। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर कौन रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रखा है। तो यहाँ से बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। E का वैल्यू कितना है बेटा, अगर यहाँ से आप लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, तो F बाई E। फोर्स कितना है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन यहाँ पे अगर मैं E की बात करूं तो E क्या होता है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपका, आप जानते हो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा, या फिर आप इसको यहां से आप करोगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा, -3 जाके ऊपर कितना हो जाएगा, +3। तो आंसर आया बेटा -1 इंटू 10⁻3। ठीक है, और आपका यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आएगा, आपका आई कैप। ओके, और यूनिट तो आप जानते ही हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इनमें से कौन सा आंसर है आपका, बी आंसर है। साइन का आप ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइन के साथ ले रहे हो आप, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव लिख दिया, तो यहाँ भी आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। तो आपको डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो बी है। ओके, नेक्स्ट है आपका, two parallel large thin metal sheets have equal surface densities 26.4 into 10⁻⁻12। ओके, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो पैरेलल, यहाँ पे टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट। ठीक, और आपको यहाँ पर इनका सरफेस डेंसिटी दे रखा है, और वो कैसा है बेटा, इक्वल है। अब सरफेस डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S। ठीक है, ये होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q होता है आपका चार्ज, और S होता है आपका सरफेस एरिया। ओके, ठीक है सर, और ये कितना दे रखा है आपको, 26.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइंस। अब बेटा अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे फॉर्मूला नहीं भी याद है, जैसे मान लीजिए मैं सपोज करता हूँ कि मैं फॉर्मूला भूल गया, तो बेटा यूनिट से भी आप कॉमन सेंस से या फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। आपको क्या दे रखा है, कूलम, तो कूलम को यहाँ पे आपने क्यों लिख दिया, और मीटर स्क्वायर क्या होता है आपका, एरिया होता है, तो यहाँ पे आपने सरफेस एरिया लिख दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज, तो आपके पास क्या है, दो यहाँ पर थिन मेटल शीट्स है और पैरेलल है। तो इस तरीके से आपके पास मान लीजिए ये आपके पास शीट्स है, दो आपके पास शीट है बेटा ऐसे इस टाइप से। ओके, और दोनों ही क्या है आपस में, पैरेलल है। ठीक है, दो शीट्स है, ये आपके 3D डायग्राम है, तो ये आपके दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। ओके, और इन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, इन पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है आपका 26.4 इंटू 10⁻⁻12। और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 4 थिन मेटल शीट, 4 थिन मेटल शीट, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर आपके पास मेटल शीट है तो उस पे जो आपका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू कितना है बेटा, 26.4 इंटू 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो आप जानते हो K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पे K क्या होता है आपका, कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। यहाँ पे मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और दूसरा होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस या एयर के लिए आप बात करोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, परमिटिविटी, ये होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगेन मैं यहाँ यूनिट की बात नहीं कर रहा कि यूनिट आप बहुत इजीली कूलम्ब्स लॉ से फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 8.85 इंटू 10⁻12, -12 से -12 चला गया आपका 10⁻12 से, और आप ये 26 से ये 8 है, तो बेटा जब आप इसका डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 3 के आसपास आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो हमारा आंसर है 3 न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The point on x axis at which net electric field is 0, ठीक, due to these charges is। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे बेटा, तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस 8q और माइनस 8q। ठीक, फर्स्ट जो 8q है वो आपको x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, और माइनस 2q जो है वो x इज इक्वल टू L पे आपके यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, यहाँ रेस्पेक्टिवली बढ़े तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसने क्या बोला कि मैं x एक्सिस पर, देखो ये x एक्सिस पर है, दोनों जो चार्जेस है वो आपके x एक्सिस पर ही रखे हुए हैं। ओके, अब इसने बोला है कि x एक्सिस पर मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। ठीक, तो हमको यहाँ पे बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोजीशन पे जाके आपका क्या होगा, 0 होगा। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपको बेटर एक्सपीरियंस के लिए। मान लीजिए मेरे पास 2 चार्जेस है, ठीक है सर। सबसे पहले इसने लिया प्लस 8q और सेकंड इसने लिया माइनस 2q। अब बेटा ये कहां पर है, ये x इज इक्वल टू 0 पर है और ये x इज इक्वल टू L पर है। तो बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो x हो गया आपका। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने बोला कि x एक्सिस को, इस x एक्सिस पर कहीं पे मुझे कोई पॉइंट लेना है, मान लीजिए पॉइंट है P। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बेटा कॉमन सेंस है कि इसकी वजह से, ये प्लस वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और माइनस वाले की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो क्या रहेगा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर Q नोट लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर Q नोट लेता हूं टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, आपका ऐसा चार्ज है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, और इसका नेग्लिजिबल होने का रीजन ये है ताकि ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना कर सके। ओके, तो ये पॉजिटिव होता है, तो ये वाला प्लस 8q जो है वो इसको रिपेल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E1 ले लिया, और नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या ले लिया, E2। तो अभी आपको गिवन क्या है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, E1 इज इक्वल टू E2। ये किसके लिए होगा, when net electric field will be 0। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, अपोजिट। क्योंकि अपोजिट होगा तभी तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो फिर वो तो ऐड हो जाएंगे। इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है बेटा, तभी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। बस सिंपल सा है यहाँ पे। अब बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डिस्टेंस लिया, जैसे यहाँ तो हमने क्या ले लिया, L ले लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस में काउंट कर रहा हूं x। ओके, ये आपने L ले लिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने कितना काउंट करा बेटा, x काउंट कर लिया। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 कब होगा, E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 का वैल्यू कितना होगा, आप जानते हैं
E इज इक्वल टू क्या होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये आपका चार्ज है और यहाँ पे आपने आर डिस्टेंस पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो ये इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर अब आप देखिए ये आपका प्लस 8Q है, इससे ये कितने डिस्टेंस पर है, ध्यान रखना ये पॉइंट जो है P कितने डिस्टेंस पर है। तो बेटा आप देखोगे L तो ये रहा और X ये रहा, तो कितना डिस्टेंस है L प्लस X ये रहा। सेम चीज मैं किसके लिए बात करूंगा बेटा, अगर मैं यहाँ पर -2Q ले रहा हूं तो P कितने डिस्टेंस पर है बेटा, तो -2Q के लिए P जो है वो X डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, K Q का वैल्यू कितना आएगा आपका 8Q अपॉन आपका डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L प्लस X होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 8K और यहाँ पर आपका क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आपका आएगा 2Q। तो यहाँ 2Q ओनली हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे। ध्यान रखना बेटा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैं बस यहाँ पे चार्ज का क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप बात करोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, दोनों का ओनली मैग्नीट्यूड लो। तो ये 2Q हो गया आपका और यहाँ पे बेटा डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस आपका x स्क्वायर। तो जब आप इसको देखोगे तो k से k कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस एक्स होल स्क्वायर, ओके। तो इसको आप 2x होल स्क्वायर कर दीजिए, इसको आप L प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से आप प्लस एक्स को इधर लेके आओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो फाइनली आपका x इज इक्वल टू L कितना हो गया, x इज इक्वल टू L। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस x है, ये भी कितना मिल गया आपको, L मिल गया। तो जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हुआ आपका L प्लस L, यानी फाइनल जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 2L। तो 2L ऑप्शन कौन सा है आपका, C, ओके। ये आपका आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ चार्ज q and weight mg is attached to one end of a string of length L attached to a stationary support, okay. The system is placed in a uniform horizontal electric field E as shown in the accompanying figure. In the presence of the field, the string makes a constant angle theta with the vertical, okay. The sign and magnitude of q is, okay बेटा। तो पहली बात तो ये है यहाँ पर कि आप है ना, यहाँ पर आपको देखिए बेटा, आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर गिवन है चार्ज, ओके। ये चार्ज कितना है, q है और इसका वेट कितना है बेटा mg, ओके। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 2mg है। तो पहली बात तो आप इसको, ये जो थोड़ा सा आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पे mg है आपका, ओके, यहाँ पे ये mg है, क्लियर। चलिए, तो आपको mg यहाँ पर वेट दे रखा है, किसका वेट है, ये आपके चार्ज q का। और ये चार्ज q किस में रखा हुआ है बेटा, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ओके। अब इन्होंने बोला है कि जब आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जब आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यहाँ पे जब आपको आपने यहाँ पे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये यहाँ पर आ गया कुछ टाइम बाद और थीटा एंगल यहाँ पे इसने जनरेट करा। अब इसका यहाँ पर कितना वेट दिखा रहा है बेटा, mg वेट दिखा रहा है, ओके। तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो बेटा यहाँ पे ये थीटा एंगल आ गया तो नीचे की तरफ आपका कितना शो होगा, mg। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें आपको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ओके।
यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ओके, और यहाँ पे आपने क्या करा, आपने यहाँ पर एक चार्ज को लगा दिया, एक चार्ज को आपने लिया बेटा, ऐसे करके एक चार्ज को आपने लिया, इसको Q मार्क कर रखा है। यहाँ पे हमको बताना है कि Q जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये जो चार्ज है Q जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा E के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो इसमें आपने चार्ज Q रखा तो इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा या इसका साइन कितना होगा। तो आपने क्या करा बेटा, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये थोड़ी टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चार्ज क्या हो गया आपका, अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ इसका। ये चार्ज जो है, ये चार्ज आपका Q था, अब वो चार्ज कहाँ पे आ गया बेटा, वो चार्ज आपका यहाँ पे आ गया इस जगह पे, ओके, ये Q आपके यहाँ पे आ गया। अब इस पे क्या क्या हो रहा होगा, तो बेटा देखो, सबसे पहले तो इस पे नीचे आपका वेट लग रहा होगा mg। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, इसका वेट गिवन है mg। इस जगह पे आपका टेंशन लग रहा होगा, ओके, यहाँ पर आपको एंगल जो है वो आपको थीटा गिवन है, क्लियर। अब अगर ये थीटा है तो आप यहाँ पे टेंशन की क्या कर दीजिए, 2 कंपोनेंट कर दीजिए। आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर होता है तो आप इसके एक्स वाई में क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं, जेड में भी कर सकते हैं अगर ये 3D होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसे कंपोनेंट कर दिए। जैसे मान लीजिए अगर ये एफ होता तो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं बेटा, इसके कंपोनेंट होते हैं एफ कोस थीटा और इसके कंपोनेंट होते हैं एफ साइन थीटा, ओके। यहाँ पे ऐसा होता है यहाँ पे। तो अब आपके टेंशन के 2 कंपोनेंट कर दीजिए आप। एक कंपोनेंट तो आपका क्या होगा, वाई डायरेक्शन में, और इधर आपका होगा -1 डायरेक्शन में। अब ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके। तो अब ये टेन है तो जिसके साथ भी थीटा होता है बेटा उसके साथ आपका कोस थीटा आता है, और विदाउट थीटा आपका क्या होता है, टी साइन थीटा, क्लियर, ओके सर। अब इस चीज को यहाँ पर इसको घुमाने के लिए हमको क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसको यहाँ पे घुमाने के लिए हम क्या लगते हैं, फोर्स लगता है। तो बेटा एक और बताइए कि जैसे मान लीजिए ये आपका चार्ज है, अब ये चार्ज जो है वो यहाँ पर गया और मैक्सिमम यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे गया, इसके बाद यहाँ पर ये रुकेगा और वापस क्या करेगा, ये रिवर्स आएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा और फिर ये रिवर्स आएगा। तो जब ये मैक्सिमम पे जाएगा तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी बैलेंस होगा। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है, तो आप देखेंगे कि टी कोस थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बट यहाँ टी साइन थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कौन बैलेंस करेगा, आपका जो चार्ज पर आपका फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें फोर्स लगाएगा वो इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो वो कितना होता है बेटा, तो वो आप जानते हैं वो होता है आपका QE, ओके। F इज इक्वल टू क्या होता है आपका QE, ओके। पॉजिटिव के लिए आपका ये प्लस में होता है और नेगेटिव के लिए आपका माइनस में होता है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है, ठीक है बेटा। तो अब आप क्या करिए, इसको यहां पे लिखिए आप, एट थीटा एंगल charge is in equilibrium, charge is in equilibrium, ठीक है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या लिखोगे बेटा, T sin थीटा इज इक्वल टू आपका है QE, और यहां से आपका T cos थीटा जो है बेटा वो आपका है यहां से mg। ये आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, ये आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। अब आप क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ t से t कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका QE बाई mg। तो यहाँ से आपका Q इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ हो गया आपका, अगर आपको Q फाइंड करना है तो mg को तो ले जाइए, E को नीचे ले आइए आप, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा, tan थीटा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, और यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर भी क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव वे में आ रहा है, इसलिए चार्ज क्या रहेगा आपका, अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये चार्ज जो होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आपका क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज होगा ये, और सिंपल सी बात ये है कि आपका पहले इनिशियली आपका चार्ज कहां पर था, सेंटर में इस तरीके से, और आगे ये किधर की तरफ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तभी जा सकता है वो जब उसके ऊपर चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे चार्ज भी क्या रहेगा आपका क्यूब का पॉजिटिव रहेगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पार्ट तो आप कट ही कर दो। ठीक है, नेगेटिव वाला पार्ट तो आप कट ही कर दो, तो ये तो वैसे भी कट हो गया। पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड mg/e tan थीटा, ये रहा। ठीक है, आपका ये mg/e tan थीटा और ये आपका पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका a charge q is placed at the center of a cube, the electric flux through one of its face। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे Gauss law, ड्यू टू Gauss law आपका फ्लक्स क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आपका होता है बेटा Q enclosed by epsilon नॉट। ठीक है, अब ये एनक्लोज का मतलब क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी आपके चार्जेस होंगे वो सब आपको यहाँ पे क्या करने बेटा, इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसके अंदर, तो यहाँ पे तो -5 हो गया, ये 7 हो गया, तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लोगे +2q। ओके, इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में समझिए, इसने बोला है कि चार्ज कितना है आपके पास, चार्ज है आपके पास q, कहां पे रखा हुआ है वो, सेंटर पे रखा हुआ है आपके। अब आपको क्या करना है, आपको दिखाना है, और शेप कौन सी बेटा, q। अब आपको बताना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस इज, तो आप जानते हैं, अब मैं एक बार क्यूब ड्रॉ कर देता हूं, तो ये आपका क्यूब में एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ये इस टाइप से आपका क्यूब है बेटा। ओके, ये आपने क्यूब ड्रॉ कर दिया, क्लियर, लीजिए। अब आपका जो चार्ज है वो कहां पर है, सेंटर पे। अब कितना चार्ज है बेटा, इस चार्ज, ये आपका क्यू है, तो यहां से जब आप फ्लक्स निकालोगे तो फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका q/ε0, ये हमारा होता है एनक्लोज्ड। ठीक है, ये एनक्लोज होता है, तो टोटल चार्ज कितना है आपका, तो हमारा आंसर है q/ε0। ये हमारा आंसर है। ये कब है, जब पूरे फेस की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर चार्ज हूं और मैं सेंटर पर हूं, तो जो टोटल आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, q/ε0। बट क्योंकि इसने क्या पूछा है कि आपको फेस, एक ही फेस लेना है, तो बेटा यहाँ पे आप कोई सा भी एक फेस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए क्यूब का आपने ये वाला फेस लिया, तो बेटा जब 6 से कितना निकलना था, q/ε0, तो एक फेस से निकलेगा कितना, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब, तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल आपका q/ε0 6 फेसेस से निकल रहा था, तो एक फेस से कितना निकलेगा, 1/6। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका QE' इज इक्वल टू आपका आएगा 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये तो आपका आंसर आ जाएगा q/6ε0, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, a square sheet of side A is lying parallel to xy plane at z is equal to a. The electric field in the region is E is equal to cz square kk. The electric flux through the sheet is। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, आपको एक स्क्वायर शीट दे रखी है और वो xy प्लेन के z is equal to a पे रखा हुआ है।
ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे देख लीजिए या फिर यहीं पे बना लेते हैं अपन। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ये जेड एक्सिस बना लिया। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि आपका एक शीट रखा हुआ है। सर कहाँ पे रखा हुआ है शीट? जेड एक्सिस पर। ये आपका जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस पर इसने बोला है कि आप कितना डिस्टेंस पढ़ो, z इज इक्वल टू ए पर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया a। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, यहां पर आपने ये एक्स वाई प्लेन है, देखो ये जो प्लेन होगा ना, ये वाला प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। तो इसके पैरेलल मैंने क्या कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे 3D डायग्राम बनेगा, ठीक है, आप समझ लेना यहाँ पे। तो इसके पैरेलल मैंने क्या कर दिया, इसके पैरेलल मैंने एक शीट लगा दी है। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे लगाई, a डिस्टेंस पर। तो ये किसके पैरेलल है बेटा, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसके पैरेलल मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एक शीट ले ली। ठीक है, ये शीट है आपके पास, और कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका a है। ओके, क्लियर है? ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बेटा, CZ स्क्वायर K कैप क्या दिखाता है, मैंने आपको पहले बताया, एक्स एक्सिस पर आई कैप होता है, वाई एक्सिस का जे कैप होता है, और जेड एक्सिस का आपका के कैप होता है। और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जेड का क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब भार वाला पार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो अब फाइनली आपको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। तो आप जानते हैं, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका ई डॉट डी एस। ई डॉट क्या जाएगा आपका डी एस। ओके सर, आपने तो एक और चीज बताया था आपने, कौन सा, अभी तो हमने लिखा था। ठीक है, किसके बारे में लिखा था आपने अभी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो सर आपने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा ना तो आपके पास यहाँ पे चार्ज गिवन है, ठीक है, नहीं आप यहाँ पे एनक्लोज कर रहे हैं इसको। ओके, तो हम तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और आपको इसका एरिया दे रखा है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जब हमारे पास एरिया होता है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट ए। सर आपने यहाँ पे ई डॉट डी एस क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा पार्ट लेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिल जाएगा, उसका कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या करिए, आप यहाँ पे E को बाहर ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे ds की बात करिए। तो बेटा ds क्या होगा, छोटा सा पार्ट, जैसे शीट है तो शीट का छोटा सा एक एरिया, ये आपका छोटा सा एरिया है। ठीक है, इसको आप ds बोल दीजिए। ओके, अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा कितना है, आपका स्क्वायर है। कितना है बेटा, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना होता है बेटा, कितना होता है, a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप क्या करिए बेटा, ds ले लीजिए और कितना निकालिए, कहां से कहां तक। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कहां से कहां तक निकालिए बेटा, आप निकालिए 0 to a। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e डॉट a स्क्वायर, e डॉट a स्क्वायर। से ये क्या किया, दोबारा फिर समझिए, e को हमने बाहर ले लिया, e को आपने बाहर ले लिया, और ये ds क्या दिखाता है बेटा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा फिगर आ जाए जिसका मुझे स्पेसिफिक कोई आइडिया नहीं है, अगर मैं उसका एरिया निकालता हूं तो मैं इंटीग्रेशन से निकालता हूं। बट ये तो कौन सी शेप है आपके पास, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया हमको बहुत इजीली आता है, वो होता है आपका साइड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे ds की जगह डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे e का वैल्यू पुट करिए, तो e का वैल्यू कितना होता है, e इज इक्वल टू है cz स्क्वायर a स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, z इज इक्वल टू a। तो z की जगह क्या लिख सकते हो आप, a भी लिख सकते हो। तो फाइनली जो यहाँ से आंसर आएगा वो z की जगह आपने a स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर ऑलरेडी था, तो आपका जो आंसर आया वो आया a रेज़ टू पावर 4z। ये आपका फाइनल आंसर है। तो a रेज़ टू पावर 4z, ठीक है, z है नहीं, z नहीं c, सॉरी c। ठीक है, z तो आप z को तो आपने a लिख ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर c।
a⁴c ये आपका आंसर है। ठीक, तो a⁴c आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका आ गया बेटा अगेन 11 नंबर का। A charge q is placed at the point of intersection of body diagonals of a cube. The electric flux passing through any one of its face is. Again वही चीज आ गई बेटा। ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके सीबीएसई के जो 12th क्लास का पेपर है उसके PYQs है। तो ये भी उसका PYQ है। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था ये भी उससे मिलता जुलता है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या बोला इसने कि बेटा आपको अगेन क्यूब दे रखा है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है बेटा, अगेन आपको क्यूब दे रखा है और यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है। तो अगेन क्या है ये आपका सेंटर पर ही है। तो आपको फिगर भी क्यूब दे रखा है और आपका चार्ट भी कहाँ रखा है, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जो कि आपका सेंटर ही होता है। और क्वेश्चन क्या पूछा इसने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, कब निकालना है, वन ऑफ इट्स फेस। तो अगेन आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, Q/6ε0। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो अगेन क्या आएगा, Q/6ε0। सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। देखिए बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब इस पे आप डाइपोल रखते हो, जब आप क्या रखते हो बेटा, इस पे डाइपोल रखते हो, ऐसे करके जब आप इस पे डाइपोल रखते हो तो क्या होगा बेटा, इस पे टॉर्क लगेगा। इधर की तरफ क्या होगा आपका F = QE बेटा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका F आपका F -QE। ओके, तो यहां से क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, इसे टॉर्क लगेगा इस पे, और टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये घूमेगा। ओके, क्या करेगा, ये इस तरीके से ये घूमेगा। क्लियर? ये कब है, जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। ठीक है, बट यहां पर क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डाइपोल क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों मोशन करेगा। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि बेटा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये यूनिफॉर्म था तो यूनिफॉर्मली इस पे फोर्स लगा रहा था। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब फोर्स कैसे हो सकता है, बैलेंस तो रहेगा नहीं। और जब आप फोर्स बैलेंस नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, उसको कहीं से भी घुमा सकता है। ठीक है, तो घूमेगा तो सही। क्यों घूमेगा सर? क्योंकि ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है नेगेटिव, तो दोनों अलग अलग है, तो घूमेगा तो सही और थोड़ा आगे भी बढ़ेगा। सर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो ये इसको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं घुमाएगा, हो सकता है ये इसको थोड़ा सा आगे लेके चले जाए। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से आगे भी जाएगा और क्या करेगा, घूमेगा भी सही। तो यहाँ पर एकदम सही है, ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और यहाँ पे रोटेटरी मोशन भी होगा। और सर ये क्यों होगा, तो इसका रीजन क्या लिखा हुआ है, डाइपोल एक्सपीरियंस ए फोर्स एज वेल एज टॉर्क। भाई ट्रांसलेटरी मोशन किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से। ठीक है, और आपका रोटेटरी मोशन किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी क्या है इसका, एकदम सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आएगा बोथ असर्शन रीजन राइट, और आपका रीजन जो है वो एकदम एक्सप्लेन कर रहा है इसको। तो इसका आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आपका ए आंसर आएगा इसका। क्लियर? चलिए, assertion, when charge are shared between any two bodies, then no charge is really lost, but some loss of energy does occur. Some energy disappear in the form of heat, sparking etc. सही बात है। जब भी आप क्या करोगे, यहाँ पर दो चार्जेस को क्या करोगे, शेयर करोगे, तो सिंपल सी बात है, आपका चार्ज का कोई भी लॉस नहीं होगा, बट आपका एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और किसकी फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में, लाइक स्पार्किंग। जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए बेटा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये चार्ज है, ठीक है,
इस पे आपके मैंने यहाँ पे एक चार्ज दिखा दिया 6। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी है। तो जब इधर से इधर मैं ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे कितना हो गया 3, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा 3। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका चार्ज स्टॉप कर जाएगा, मतलब यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। क्लियर है? क्यों रुक गया? क्योंकि दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से यहाँ वोल्टेज डिफरेंस होता है, इसलिए शिफ्ट होता है। और कब तक शिफ्ट होता रहेगा? जब तक कि इनका वोल्टेज क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो ये 3 हो गया। तो बेटा पहले भी कितना था आपके पास 6 प्लस थे, और अभी भी अगर आप देखोगे तो पूरे सिस्टम में कितना है बेटा 6 प्लस ही है। ओके, बट जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जब ये आ रहा है कुछ एनर्जी क्या कर रहा है यहाँ पे आपके निकल रही है, किसकी फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में। तो ये भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला इसने कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये आपका एकदम सही चीज है, ठीक है, ये आपका एकदम सही चीज है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, व्हेन चार्जेस आर शेयर बिटवीन, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे आएगा इसका, ठीक है, ये इसका बी आंसर है, ये क्लियर, ये इसका क्या है, बी आंसर। नेक्स्ट है आपका द कूलम्ब फोर्स इन द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए डोमिनेटिंग फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है आपका, तो ये तो गलत है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका डोमिनेटिंग फोर्स होता है भाई, ठीक है, डोमिनेटिंग फोर्स होता है। हाँ, इसका वैल्यू बहुत कम होता है, ये आप बोल सकते हो कि आपका जो फोर्स ऑन चार्ज ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, फोर्स ऑन किस पर, आपका मास पर, ठीक है। तो ध्यान रखना द कूलम्ब फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्स के लिए तो कौन सा फोर्स लगाते हैं हम, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग है, तो ये बात तो एकदम रॉन्ग हो गई। सेकंड उसने क्या बोला, द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स ही कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से वीकर तो नहीं हो सकता, तो ये बात भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके जो दोनों आंसर होंगे वो रॉन्ग होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, assertion at the center of the line joining two equal and opposite charges E is equal to 0. At the center of the line joining two equal and similar charges E is equal to 0. ठीक है, तो बेटा अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही बातें क्या है यहाँ पर, रॉन्ग है। सर कैसे? देखिए बेटा, आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चार्ज है, ओके सर, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो यहाँ पे क्या बोला इसने, इसके सेंटर पे ये क्या लिखा है यहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके सेंटर पे आपने क्या करा, एक चार्ज को लिया, ओके। तो अब एक बताइए बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आपका E कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो ये बात रॉन्ग है। सेम चीज क्या बोली इन्होंने कि अगर ये दोनों इक्वल होते और सिमिलर चार्ज के होते, तो बेटा अगर ये Q है पॉजिटिव में और ये भी Q है और मैं सेंटर पे रखूंगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, इधर की तरफ, और ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, इधर की तरफ, और दोनों सेम होंगे, अपोजिट होंगे, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। बट यहाँ नॉट इक्वल है, इसलिए ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है, क्लियर। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस वाली कंडीशन में आपका E का वैल्यू 0 आएगा, बट यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, और इसमें E नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बट यहाँ इक्वल टू 0 है, तो दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, इफ अ डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस
then according to Gauss law electric flux link with it will be zero. The charge enclosed by a surface is zero. ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइपोल इज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, और आपने एक गॉसियन सरफेस बना दी. तो बेटा अगर आपने गॉसियन सरफेस बना दी तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका? तो टोटल चार्ज तो आपका कितना हो गया? जीरो हो गया. टोटल चार्ज तो कितना हो गया? जीरो. और अगर आपका चार्ज ही जीरो हो गया तो फिर आपका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये बात एकदम राइट है. द चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो. ठीक है, तो ये बात एकदम आपके सही है. क्लियर? तो यहाँ पर आपके क्या होगा? दोनों असर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, रीजन क्या कर रहा है आपके? यहाँ पर जो रीजन है वो एकदम राइट है. द चेंज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो. ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं आएगा, ये चार्ज आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ये चार्ज आएगा बेटा. ओके, तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए आपका फ्लक्स भी क्या आया? जीरो आया. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका फर्स्ट वाला ए. नेक्स्ट है आपके 17. In a region where uniform electric field exists, the net charge within volume of any size is zero. ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, द नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज जीरो. ओके, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. देखिए, इन अ रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट द नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज जीरो. सही बात है. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो अगर आप क्या कर दोगे, इसमें कोई कंडक्टर रख दोगे, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है. ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, इसके बाहर से निकल जाएगा. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ओके, बाहर से ही क्या हो जाएगा? वो बाहर से ही निकल जाएगा, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएगी. और आपको पता होना चाहिए किसी भी कंडक्टर के लिए जो लाइंस होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री पर होती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये आपका कंडक्टर का क्या है? सरफेस है. ठीक है, तो ये सही है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो बात एकदम सही है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है. ठीक है बेटा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और आपका जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर भी आपका ए आएगा. ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम we can find the electric field at any point. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सर क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बेटा गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं. ध्यान रखना, गॉस लॉ से हम क्या निकालते हैं? फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स. और इसका वैल्यू कितना होता है? Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स निकालते हैं, बढ़िया फील्ड बोला है इसलिए रॉन्ग है. Gauss theorem cannot be applied for any type of charge distribution. ठीक है, तो बेटा ये भी बात क्या है? रॉन्ग है. सर क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप ध्यान रखना, जब भी मैं कोई गॉसियन सरफेस लेता हूं तो उसमें चार्ज यहां रखा हो, या चार्ज यहां रखा हो, या चार्ज यहां रखा हो, चाहे ये चार्ज यहां रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है. हमको टोटल चार्जेस से मतलब होता है जो इसके अंदर होता है. ठीक है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. गॉसियन सरफेस के अंदर आप चार्ज को कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है. इसका मतलब दोनों ही आंसर आपके क्या है? रॉन्ग है. ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक, तो इसी तरीके से आप निशान डिजिटल जो हमारा YouTube का चैनल है उसको फॉलो करते रहिए. ठीक है, निशान डिजिटल आपका जो YouTube चैनल है उस पे हम CBSE से रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे, जो कि आपके
PYQ है, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे थे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के PYQ थे, जिसमें हमने MCQ एंड असर्शन रीजन के बारे में बात किया। अब आगे और भी कंटेंट आपके चलते रहेंगे फिजिक्स से रिलेटेड, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और निशान है, निशान डिजिटल है, तो फिर सफलता निश्चित है। बाय।